नमस्कार दोस्तों। कौन है ये रेजा पहलवी? जैसे ही ईरान में हालात बिगड़ते हैं, जैसे ही तेहरान की सड़कों पर नारे गूंजते हैं, जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, जैसे ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बढ़ाते हैं, जैसे ईरान पर हमले के बादल मंडराने लगते हैं, एक नाम अचानक सुर्खियों में आ जाता है, दुनिया भर के टीवी चैनलों पर दिखने लगता है, रेजा पहलवी। सवाल यह नहीं कि रेजा पहलवी कौन है, सवाल यह है कि ईरान के हर संकट में उन्हीं को आगे कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, वही शाह जिनकी सत्ता 1979 की इस्लामिक क्रांति में उखाड़ फेंकी गई थी, वही शाह जिन्हें अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी कहा जाता था, वही शाह जिनके दौर में ईरान की खुफिया एजेंसी लोगों को उठाती थी, यातनाएं देती थी, आवाजें कुचलती थी, वही शाह जिनके शासन में ईरान की जनता को लगता था कि देश तेहरान से नहीं वाशिंगटन से चल रहा है। इसी गुस्से, इसी अपमान और इसी दमन से 1979 की क्रांति पैदा हुई। शाह को ईरान से भागना पड़ा, राजशाही खत्म हुई और उसी दिन से रेजा पहलवी निर्वासित शहजादा बन गए। और अब यही निर्वासित शहजादा हर रोज ईरान में तख्ता पलट के अमेरिकी और इजरायली इरादों पर अपनी मुहर लगाता हुआ बयान दे रहा है। To all of our friends around the world, under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, peace-loving, and flourishing Iran. It is the Iran that existed before the Islamic Republic, and it is the Iran that will rise again from its ashes the day the Islamic Republic falls. So let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. A free Iran will work with regional and global partners to confront terrorism, organized crime, drug trafficking, and extremist Islamism. Iran will act as a friend and a stabilizing force in the region, and it will be a responsible partner in global security. In diplomacy, relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. The state of Israel will be recognized immediately. ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति को अचानक नहीं हुई थी, अचानक कोई ज्वालामुखी नहीं फूटा था। यह सालों की तानाशाही, पश्चिमी दखल, ईरान के शाह पर अमेरिकी कंट्रोल और शाही ऐशो आराम के खिलाफ जमा हुआ गुस्सा था। रेजा पहलवी के पिता मोहम्मद रजा शाह पहलवी अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। उन्हें ईरान के लोग अमेरिका का पिट्ठू मानते थे। तेल, हथियार, खुफिया एजेंसियां, सब कुछ वाशिंगटन की मर्जी से चलता था। शाह का राज था, लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनी जाती थी। ईरान में सवाक जैसी खुफिया एजेंसी का दौर था। यातनाएं, राजनीतिक कैद और ऊपर से शाही परिवार की शान शौकत। जनता उबल रही थी और फिर आया आयतुल्लाह खुमैनी का आह्वान। न शाह न अमेरिका। 15 साल से निर्वासन झेल रहे आयतुल्लाह खमैनी ने शाह के खिलाफ बगावत की ऐसी पटकथा लिखी कि शाही परिवार को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। जब जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर निकले, रेजा पहलवी उस वक्त 19 साल के थे। शाह जानते थे कि अब ईरान की गलियों में उनकी वापसी नामुमकिन है। कुछ ही हफ्तों में राजशाही खत्म हो गई, ईरान इस्लामिक देश बन गया। रेजा पहलवी एक झटके में क्राउन प्रिंस से निर्वासित नागरिक बन गए, या कहें निर्वासित शहजादा बन गए। उस दौर में वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई बड़े अखबारों में ऐसी रिपोर्ट छपी कि पहलवी परिवार ईरान छोड़ते वक्त अरबों डॉलर की संपत्ति पहले ही विदेशों में सुरक्षित कर चुका था। स्विस बैंक में अकाउंट थे, दुनिया के कई देशों में उनके अकाउंट थे, न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस में उनकी प्रॉपर्टी थी, कंपनियों में हिस्सेदारी थी। यह भी कहा गया
कि शाह ने ईरान को लूटकर, ईरान के तेल को बेचकर अपना खजाना भरा था और उस खजाने का बड़ा हिस्सा भागते वक्त भी अपने साथ ले गए। मिस्र, मोरक्को, बहामास, मैक्सिको, पनामा, तमाम मुल्कों में शाही परिवार भटकता रहा और आखिरकार अमेरिका में उन्हें शरण मिली और यहीं से शुरू होती है रेजा पहलवी की असली राजनीति। आज रेजा पहलवी खुद को लोकतांत्रिक ईरान का प्रतिनिधि कहते हैं। वो कहते हैं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ ट्रांजिशन में मदद करना चाहता हूं। लेकिन सवाल उठता है, किसके साथ ट्रांजिशन में मदद, किसके भरोसे, किसके पैसों से? रेजा पहलवी अमेरिकी थिंक टैंक की बैठकों का हिस्सा बनते हैं, अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं, इजराइल जाते हैं, ईरानी सत्ता के खिलाफ साजिशें करने वालों से अच्छे रिश्ते निभाते हैं। रेजा पहलवी 1979 के बाद से एक दिन भी ईरान की राजनीति का हिस्सा नहीं रहे। ईरानी क्रांति के वक्त वो अमेरिका में थे, फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। 7 साल की उम्र में ही उन्हें क्राउन प्रिंस यानी शहजादा घोषित कर दिया गया था और 17 साल की उम्र में उन्हें फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। उधर ईरान में आग लगी थी, शाह की सत्ता भरभरा कर जमींदोज हो रही थी, जनता सड़कों पर थी और इधर शहजादा अमेरिकी एयरबेस पर सुरक्षित था। यहीं से शहजादे की दिशा तय हो गई। सत्ता गई तो लड़ने नहीं लौटे। जनता के भी जाने की हिम्मत दशकों तक नहीं कर पाए, आज तक नहीं, बल्कि निर्वासन को अस्थायी ठिकाना बना लिया। अमेरिका की सरपरस्ती में फलते फूलते रहे। 1986 में उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की घोषणा की ताकि ईरान में संवैधानिक राजतंत्र वापस लाया जा सके। उसी साल रेजा पहलवी ने एक ईरानी अमेरिकी वकील यास्मीन एतमाद आमनी से शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं, नूर, ईमान और फराह। 1990 के बाद अचानक रेजा ग्लोबल पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए। उन्हें राजनीतिक आवाज भी मिली, प्लेटफॉर्म भी मिला, क्योंकि ये वो दौर था जब सोवियत संघ टूट चुका था और मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए अमेरिका को नए दुश्मन और नए मोहरे की तलाश थी। सन 2000 के बाद रेजा पहलवी अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी कॉन्फ्रेंस और मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नियमित तौर पर दिखने लगे। साल 2013 में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान रेजा पहलवी ने बनाया, यानी एक तरीके का निर्वासित गवर्नमेंट। 2017 तक रेजा इसके प्रेसिडेंट रहे। यह एक तरह का निर्वासित विपक्षी गठबंधन था जो ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ काम करता था। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्री इलेक्शन कराना और ईरान में सेक्युलर डेमोक्रेसी लाना, यानी अपनी वापसी। बाद में कुछ मतभेदों के चलते रेजा पहलवी इससे अलग हो गए। ईरानी इंटेलिजेंस, मिलिट्री और स्टेट मीडिया ने 2025-26 प्रोटेस्ट में रेजा को यूएस और जायोनिस्ट रिजिम के पपेट के तौर पर देखा और चिन्हित किया। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आरोप लगाया कि यूएस और इजराइल रेजा को पपेट एग्जाइल गवर्नमेंट का मुखिया बनाने की साजिश रच रहे थे, यानी एक ऐसी कठपुतली सरकार जिसे अमेरिका अपने इशारों पर नचा सके। अमेरिका को ईरान से दिक्कत नहीं है, धर्म से नहीं है, लोकतंत्र से नहीं है, मानवाधिकार से भी नहीं है। अमेरिका को दिक्कत है आजाद ईरान से, जो उसकी शर्तों पर न चले, जो तेल, रणनीति और ताकत के मामले में खुद फैसले करे। इसलिए ईरान पर 3 मोर्चों से दबाव डाला जाता है: सैंक्शन, मीडिया नैरेटिव और ऑल्टरनेट लीडरशिप। यहीं से बार बार ईरान में रिजीम चेंज की फाइल खुलती है। अमेरिका तख्ता पलट के इरादे को सीधे जाहिर करने के बजाय अक्सर कहता है जनता असंतुष्ट है, सरकार अवैध है, लोगों में भयंकर गुस्सा है और विकल्प मौजूद है। जब भी विकल्प की बात आती है तो उंगली रेजा पहलवी की तरफ घूम जाती है। रेजा पहलवी इस पूरी प्लानिंग का बैकअप ऑप्शन है। अगर प्रदर्शन बढ़े तो रेजा, अगर खामनेई की सत्ता कमजोर हो तो रेजा, अगर सेना में दरार दिखे तो रेजा, तनाव दिखे तो रेजा, अगर दुनिया को बताया जाए कि हम किसी को थोप नहीं रहे तब भी रेजा। शाह के वक्त भी अमेरिका ने कहा था हम स्थिरता चाहते हैं। आज भी अमेरिका कहता है हम बदलाव चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं। असल में अमेरिका हमेशा से बस एक ही चीज चाहता है, ईरान पर कंट्रोल, और रेजा पहलवी उसी कंट्रोल की संभावित चाबी है। रेजा पहलवी निर्वासन के बाद से आज तक ईरान की जमीन पर नहीं, ईरान से बाहर बैठकर ईरान की राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका में सुरक्षित जिंदगी, पश्चिमी मीडिया की मेहरबानी और हर बड़े संकट में कैमरों के सामने आकर तैयार बयान। न उन्होंने कभी ईरान के प्रतिबंधों की मार झेली, न तेहरान की गलियों में आंसू गैस झेला, न युद्ध का डर देखा। फिर भी हर बार वही चेहरा पेश किया जाता है जैसे यही ईरान का भविष्य हो, क्योंकि रेजा पहलवी वो चेहरा है जिन्हें अमेरिका आराम से ईरान के सुप्रीम लीडर
अयतुल्ला खुमैनी के बरक्स तख्ता पलट के लिए एक मोहरा बनाकर दुनिया के सामने पेश कर सकता है। रेजा पहलवी कभी अमेरिकी प्रतिबंधों की मुखालफत नहीं करते। वो इजराइल की ईरान विरोधी आक्रामक नीति पर सवाल नहीं उठाते। वो कभी ये नहीं कहते कि ईरान की संप्रभुता से दूर रहो। वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की बात करते हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहते हैं तो उनका मतलब होता है अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी। रेजा पहलवी खुद को लोकतंत्र का पैरोकार बताते हैं, लेकिन उनके बयान रिजीम चेंज की तस्दीक करते हैं। वो खुलकर नहीं कहते हैं कि तख्ता पलट चाहिए, लेकिन वो कहते हैं यह सरकार अवैध है। वो कहते हैं सेना को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارید. در روزهایی که مردم شجاع و متحد ایران در حال ساختن و نوشتن تاریخ هستند، پرسش من از شما این است که در کدام سوی تاریخ خواهید ایستاد؟ در کنار جنایتکاران یا در کنار مردم؟ रेजा पहलवी हर उस मौके पर बयान देते हैं जब ईरान संकट में दिखे। प्रदर्शन हो, सरकार पर दबाव हो, प्रतिबंध लगे, हर ऐसे मौके पर रेजा पहलवी अमेरिकी मीडिया के कैमरों के सामने होते हैं। लेकिन सवाल यह है, जिस देश की जमीन उन्होंने बचपन में छोड़ी, युवावस्था में छोड़ी, क्या वो सच में उसकी नब्ज समझते हैं? वो अमेरिका में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो जारी कर लोगों से अपील कर रहे हैं, सड़कों पर रहो, हड़ताल करो, पीछे मत हटो। एक तरीके से देखें तो रेजा पहलवी जलते ईरान में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन के दौरान पहलवी के ऐसे कई पोस्ट और वीडियो सामने आए जिसमें वो प्रदर्शनकारियों को भड़काते दिख रहे हैं। همیهنانم، آفرین به همگی شما که پنجشنبه شب خیابانها را در سرتاسر مملکت تسخیر کردید. به همه شما افتخار میکنم. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده میشوند و احتمال سرکوب رو به حداقل میرسانید. برای آنهایی که تردید داشتید، جمعه شب همراه باشید با سایر همیهنانتون. از رهبران میدانی دعوت میکنم که تلاش بکنند که جمعیت راه افتاده به همدیگر برسند تا حتی جمعیت بیشتر بشود. ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के ठीक 2 दिन बाद रेजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपकी सड़कों पर मौजूदगी ने राष्ट्रीय क्रांति की लौ जलाई है। हड़तालों और विरोध में आप शामिल होइए। अपने वीडियो मैसेज के जरिए रेजा ने सरकारी कर्मचारियों, ट्रक ड्राइवरों, नर्सों से हड़ताल की अपील की और विदेशों में रहने वाले ईरानियों से भी समर्थन मांगा। रेजा ने इसके बाद लगातार कई ट्वीट किए। 9 जनवरी को एक वीडियो बयान जारी करते हुए रेजा ने कहा कि मैं ईरान में 8 से 9 जनवरी की रात सड़कों पर उतरने वाले हर एक व्यक्ति पर गर्व करता हूं। आपने देखा कि कितनी बड़ी भीड़ ने दमनकारी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर किया। जो लोग अभी तक हिचकिचा रहे थे वो अपने साथी हमवतनों के साथ जुड़ जाओ और भीड़ को और बड़ा बनाओ ताकि शासन की दमनकारी ताकत और कमजोर हो जाए। ملت عزیز ایران، هموطنان شجاعم، شما در 2 هفته گذشته به ویژه در 4 روز اخیر با تظاهرات میلیونی پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده اید. اینک با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوان‌های روزهای گذشته و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کرده‌ام، مرحله دیگری از خیزش ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازپسگیری ایران عزیز را اعلام می‌کنم. ईरान में पूरे प्रदर्शन के दौरान हर दिन रेजा पहलवी 3 से 4 पोस्ट करते रहे, कभी वीडियो, कभी टेक्स्ट के फॉर्म में, जिसमें वो नई फेज की घोषणा करते हैं, ईरानी लोगों से अपील करते और ट्रंप की तारीफ करते दिखते हैं जैसे वो ईरान के अगले मुक्तिदाता हों। रेजा की अपील के बाद तेहरान और ईरान के कई और शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तेहरान के गली मोहल्लों से नारे गूंजने लगे, तानाशाह की मौत, इस्लामिक गणराज्य की मौत। कुछ लोगों ने पुरानी राजशाही के समर्थन में भी नारे लगाए कि आखिरी जंग है, पहलवी लौटेगा। अमेरिका और इजराइल से रेजा पहलवी के रिश्तों की वजह से ईरान की बहुत बड़ी आबादी उन्हें संदेह की नजरों से देखती है, और वो रेजा पहलवी जिनके पिता को ईरान से बेदखल होकर जाना पड़ा, वो अगर सपने देख रहे हैं ईरान में वापस आने की तो बहुत मुश्किल है, और इसलिए भी क्योंकि उनकी पीठ पर अमेरिका और इजराइल का हाथ है।
बहुत कुछ ईरान में बदल चुका है बीते दशकों में। खामेनेई की सत्ता से नाराजगी है, पाबंदियों से नाराजगी है, बेरोजगारी से नाराजगी है, महंगाई से नाराजगी है। लेकिन रेजा पहलवी, क्या ईरान की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? क्योंकि रेजा पहलवी इजराइल के करीब माने जाते हैं, जिन्हें ईरानी अपना दुश्मन मानते हैं। अमेरिका में तो रहते ही हैं, अमेरिकी प्रशासन के करीब तो हैं ही। रेजा पहलवी अमेरिकी थिंक टैंक में बोलते हैं, अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं, इजराइल जाते हैं, ईरान पर प्रतिबंधों को जरूरी दबाव बताते हैं। और यही वजह है कि ईरान के भीतर चाहे सरकार समर्थक हो या सरकार विरोधी, एक बड़ा तबका उन्हें अमेरिकी पिट्ठू कहता है। जब भी ईरान में अशांति बढ़ती है, रेजा पहलवी CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और दुनिया भर के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन पर लगातार इंटरव्यू देने लगते हैं, उन्हें घंटों कवरेज मिलने लगता है। रेजा पहलवी कभी भी अमेरिकी प्रतिबंधों के मानवीय असर पर खुलकर सवाल नहीं उठाते। ईरान की मुश्किलों पर, उन मुश्किलों के पीछे अमेरिकी सैंक्शन पर कभी कुछ नहीं कहते। यानी ईरान की जनता भूख झेले, दवाइयां महंगी हो, अर्थव्यवस्था टूटे, लेकिन दबाव बना रहे। यही वो लाइन है जो अमेरिका चाहता है, वाशिंगटन चाहता है, और रेजा पहलवी भी यही चाहते हैं। रेजा पहलवी वही चाहते हैं, वही बोलते हैं जो अमेरिका और इजराइल चाहता है। 1979 के बाद पैदा हुई ईरान की आधी से ज्यादा आबादी शाह को इतिहास की किताब में पढ़ती है। उन्हें न शहजादा याद है, न महल। उनकी लड़ाई रोटी, रोजगार, आजादी और सम्मान की है, न कि तख्त और ताज की। रेजा पहलवी की राजनीति विदेश में बैठकर ईरान के असली सरपरस्त दिखते रहने की है। खुद को दुनिया के सामने ईरान की जनता के असली खैरख्वाह साबित करने के लिए रेजा पहलवी तरह तरह के बयान देते हैं। लॉस एंजल्स, पेरिस, लंदन में बैठे ईरानी को अपने पाले में करते रहने की कवायद में जुटे रहते हैं। न उनका कोई संगठन है, न किसी आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी है। फिर भी रेजा पहलवी क्या है? निर्वासित जीवन बिता रहे रेजा पहलवी न अब ईरान के शाह हैं, न शाहजादा, न पूरी तरह से लोकतांत्रिक नेता। ईरान में तख्ता पलट के मंसूबे पालने वाले अमेरिका के लिए रेजा पहलवी एक हथियार है, एक किरदार है, जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए किनारे रख दिया जाता है। जैसे कुछ महीने पहले जब ईरान और इजराइल में वार की स्थिति थी, दोनों तरफ से बमबारी हो रही थी, तब रेजा पहलवी फिर सुर्खियों में आए, और अब महीनों बाद एक बार फिर। इतिहास गवाह है, तख्ता पलट की पटकथा ऐसे ही लिखी जाती है। तख्ता पलट अमेरिका का सबसे पुराना हथियार है। अब जरा पीछे चलिए। शाह के दौर को रेजा पहलवी चमकदार अतीत की तरह पेश करते हैं, लेकिन ईरान की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। उन्हें याद है कि ईरान पर तेल की दौलत थी, ईरान के पास तेल की दौलत थी, ताकत थी, लेकिन बराबरी नहीं थी। उन्हें याद है कि आधुनिकता थी, लेकिन आजादी नहीं थी। उन्हें याद है कि अमेरिका का साथ था, लेकिन अपनी इज्जत नहीं थी। यही वजह है कि आज ईरान के अंदर सरकार से नाराजगी हो सकती है, लेकिन शाह की वापसी की मांग नहीं है। छिटपुट प्रदर्शनों में कुछ लोगों को आपने पोस्टर लेके देखा होगा, अलग बात है। ईरान की जनता राजशाही नहीं चाहती है, वो सम्मान चाहती है, तमाम तरह की धार्मिक पाबंदियों से मुक्ति चाहती है, खुलापन चाहती है, महंगाई पर लगाम चाहती है, बेरोजगारी पर कंट्रोल चाहती है। और ईरान की जनता को इस बात का अंदाजा है कि रेजा शाह पहलवी ये सब उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन अमेरिका और इजराइल उन्हें लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है। इसलिए जब पश्चिमी मीडिया रेजा पहलवी को ईरान की जनता की आवाज बताता है, तो ये आधा सच नहीं पूरा झूठ होता है, और ईरान के लोग उसे इसी नजरिए से देखते हैं। ईरान की सड़कों पर उनके पोस्टर नहीं है, चिटपुट दिखे होंगे। तेहरान के नारों में उनका नाम नहीं है, चिटपुट दिखे होंगे। उनकी लोकप्रियता वाशिंगटन के स्टूडियो में है, तेल अवीव के विश्लेषण कक्षों में है, न कि ईरान के बाजारों और मोहल्लों में। रेजा पहलवी असल में ईरान की मुश्किलों के समाधान नहीं है, वो अमेरिका और इजराइल के साझे प्रोजेक्ट के किरदार हैं, मोहरा है। एक ऐसा मोहरा जिसे हर बार ईरान को घेरने के लिए निकाला जाता है। पहले दबाव बनाओ, फिर जनता को उकसाओ, फिर कहो देखो एक विकल्प हमारे पास मौजूद है, और वो विकल्प है रेजा पहलवी। लेकिन क्या जनता रेजा पहलवी को उस नजरिए से देखती है? चूंकि अमेरिका और ईरान में तनातनी का दौर है, इसलिए रेजा पहलवी पर हो सकता है आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हो। मैं भी कुछ पढ़ रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसी और वीडियो में विस्तार से कि 79 की क्रांति कैसे हुई थी ईरान में, क्या वजह थी, किस तरह से अमेरिकी दखल था, कैसे शाह की सत्ता वहां कमजोर हुई, कैसे शाह की सत्ता बनी, कैसे खुमैनी को बाहर जाना पड़ा, कैसे फिर रेजा पहलवी के पिता
को ईरान से भागना पड़ा, फिर रेजा पहलवी उसके बाद कई दशकों तक क्या करते रहे, किन मुल्कों में रहे, अमेरिका में क्या करते रहे, उन पर क्या आरोप लगे, अमेरिकी एजेंसियों के साथ उनके रिश्ते को लेकर क्या खुलासे हुए, इन सब पर विस्तार से किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल नमस्कार।